सीधा सीधा डिस्पोजल का क्वेश्चन है, लेकिन डिटेल्स हैं कि पूरा आपको A to Z क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आया कोई आंसर आया? यस सर, आया आंसर। बताओ ना यार, मैं वेट कर रहा हूँ। सर नेट चार्जेबल गेन्स आ रहे हैं 73,000 के। 70? मेरा आंसर आया 73,000 के नेट चार्जेबल गेन्स हैं। अच्छा, आप पे क्या आ रहा सर, है? आंसर आ रहा है 12,504। 12,504 जो है वो माशाल्लाह करेक्ट आंसर है। देखिएगा, आपने कहीं गलती कर दी हो बैद, और मुझे आइडिया है कहाँ की है। सर ये जो 12,000 वाला अमाउंट बता रहे हैं टैक्सेबल अमाउंट है? ये इन्होंने CGT लाइबिलिटी बताई है। नहीं सर, मैं आपको नेट चार्जेबल गेन्स बता रहा हूँ। दानिश जिसके ऊपर लगाया वो कितना आ रहा है फाइनल? 72,300। 72,300। 72,300। अब देखो, आप मुझे पता है अभी गलती कहाँ है। देखो, सबसे पहली जो चीज है उसकी डेट क्या है? ये है जनवरी 21। हम टैक्स ईयर कौन से की बात कर रहे होते हैं? 2021 का टैक्स ईयर चल रहा है, 2021। एक टैक्स ईयर का ही वर्क होगा। CGT कंप्यूटेशन, नाम बंदी का लिख देंगे ऊपर, जो भी होगा। जनवरी 21 की केस की हो रही है बात। सेल्स प्रोसीड्स या डिस्पोजल प्रोसीड्स कितना है? 20,000। कॉस्ट की बात करें तो फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि 8,000 ली थी, जिसमें से 3 हेक्टेयर बेची है 20,000 की, और जो नहीं बेची उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो है 60,000। तो 20,000 ए बन गया और 60,000 बी बन गया। तो ए की जगह ए और बी की जगह बी लिखा। ये कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी उवैद? सर 18,000 आ रही है। ये 18,000 क्या आ गया? नहीं, मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो? ये आ रही है सर। हाँ? सर 18,000 आ रहा है इसके बाद। नहीं, क्या कोई कैपिटल एक्सपेंस है? सर उसने 3,000 की लेबलिंग की है, वो लेस कराएंगे। लेवलिंग पे ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि डायरेक्ट लेवलिंग यहाँ से माइनस कर दूं? डायरेक्ट माइनस कर दें। अगर ये यूं लिखता कि लेवलिंग ऑफ टोटल 10 हेक्टर्स, यानी ये एनहांसमेंट पूरे के पूरे 10 हेक्टर्स पे, तो फिर वो लेवलिंग पे भी यानी 3,000 मल्टीप्लाई टू ए डिवाइड ए प्लस बी करना पड़ता। अगर कैपिटल एक्सपेंस या एनहांसमेंट भी पूरी प्रॉपर्टी पे हो तो फिर उस पे भी ए डिवाइड ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई होगा। लेकिन इस केस में इसने लेवलिंग के बारे में क्या फरमा दिया? दे ब्रॉट डाउन दैट लेवलिंग जो है वो इस पर्टिकुलर पार्ट की हो रही है जिसका आप वर्किंग कर रहे हो। तो हमने उसको फिर अपोर्शन नहीं किया, हमने उसको पूरा पूरा 3,000 यहाँ पे ले लिया। चार्जेबल गेन जो सेकंड कॉलम में जाना है वो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 15,000। आ जाएगा 15,000। इसको हम क्या बोलते हैं? चार्जेबल गेन। अगली प्रॉपर्टी जो है वो डेट इसी टैक्स ईयर की है, मार्च 21। मार्च 2021 मैंने लिखा सेल्स प्रोसीड्स कितने की बेची है? रिमेनिंग पार्ट 75,300 का। कॉस्ट में कैसे लूंगा? जो मेरी ओरिजिनल कॉस्ट है 8,000, उसमें से जो फर्स्ट पार्ट यानी एक टुकड़ा 3 हेक्टेयर बेच दिया था उसकी कॉस्ट एलोकेशन आ रही थी 2,000। तो इस पार्ट की कॉस्ट कितनी हुई? 8 में से 2 ऑलरेडी एलोकेट हो गई है और जो बचा है वो अब बिक रहा है, तो कॉस्ट आ गई 6,000। कोई एनहांसमेंट, कोई कैपिटल एक्सपेंस नहीं है, तो डायरेक्ट मेरे पास आ गया चार्जेबल गेन। कितना? 69,600 नेट चार्जेबल। दोनों गेन है तो ऐड हो जाएंगे। नेट चार्जेबल गेन जो है वो आ जाएगा मेरे पास
कितना 4 और 7 84,600। पहले एनुअल एग्जाम्शन माइनस होती है 12,300 एनुअल एग्जाम्शन है, और कोई लॉस है कैपिटल लॉस, तो क्वेश्चन में कोई कैपिटल लॉस नहीं है। टैक्सेबल गेन आ जाएगा मेरे पास 72,300 का, जो कि सही आंसर है। अब बैंड्स की वर्किंग होगी और मेरे पास फाइनल आंसर आएगा सीजीटी लायबिलिटी, और कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है तो यही मेरा सीजीटी पेबल होगा। ड्यू डेट में लिख देता हूँ, ड्यू डेट लिखने से मार्क्स फ्री के मिलते हैं 31 जैन 2022। अब बैंड की वर्किंग करनी पड़ेगी, तो बेसिक बैंड 37,500 प्लस वो 2 प्लस गिफ्टेड और पर्सनल पेंशन का ग्रॉस अप अमाउंट है जो कि क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। टैक्सेबल इनकम लेना पड़ेगी, क्वेश्चन में टैक्सेबल इनकम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट इनकम है। कितनी है एम्प्लॉयमेंट इनकम? 30,440। तो एम्प्लॉयमेंट इनकम में जब हम पर्सनल अलाउंस 12,500 का माइनस करते हैं तो हमारे पास आती है टैक्सेबल इनकम। तो ये टैक्सेबल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 17,940। 17,940। इसको मैं बोलूंगा मेरा अनयूज्ड बेसिक बैंड कितना है? 19,560। 19,560। अब मेरी इनकम देखो, सीजीटी जो टैक्सेबल गेन था वो कितना था? 72,300 का था। क्या ये पूरे का पूरा बेसिक बैंड में जो जगह है उसमें कवर अप हो रहा है? नहीं सर। नहीं सर, बेसिक बैंड में नहीं जगह है 19,560 जिसपे 10% लगा। और जो बच गया 72,300 में 19,560 माइनस कर दो तो कितना गेन बच गया? 52,740। जो बच गया उस पर 20% लग जाएगा। ये दो आंसर आ गए, इन दोनों को हम एड अप कर लेते हैं तो मेरे पास फाइनल आंसर कितना आएगा? सीजीटी पेबल 12,504। 4। तो मसला उबैद, दानिश का तो माशाल्लाह सही आया था। नो सर, उबैद आपकी गलती कहाँ थी? सर मैंने जो ऊपर कॉस्ट निकाली थी ना दूसरे सेल के ऊपर, हाँ हाँ, उसमें से मैंने 2,000 की बजाय गलती से 3,000 निकाल दिया, तो उस वजह से 1,000 का फर्क था। यानी बाकी सही है। देखने का मसला हो गया, समझने का जी नहीं, सर। सिर्फ देखने का। चले ठीक है, कोई प्रॉब्लम। पार्ट डिस्पोजल खत्म। देखें, दो टॉपिक पढ़े अभी तक आज। एक है इंटर स्पाउस रूल, आई थिंक वो भी आसान ही लगा होगा, और ये पार्ट डिस्पोजल, उम्मीद है इसमें भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। बस ये है कि हम कल की क्लास भी आज कंटिन्यू, यानी वो क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो सीजीटी लायबिलिटी हमसे पूछ रहा है, बाकी कोई मुश्किल चीज मेरे ख्याल में नहीं पड़ी है। तो मसला है, सही कह रहा हूँ? नहीं सर, क्लियर है सर। जी सर, ऐसे ही। चलें, पार्ट डिस्पोजल। एक्सेल पे जी क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ फिर एक्सेल पे पढ़ा दिया करें, एक बस जहाँ फिगर चेंज करनी है चेंज कर दें, आंसर आ जाएगा नीचे। नहीं, मुझे पूरा लिखने में मजा आता है क्योंकि मुझे उस तरह से मजा नहीं आता पढ़ाने में कि शॉर्टकट से जाऊं। चलें, एक क्वेश्चन है जीमा, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पार्ट डिस्पोजल का, ये मुझे आप करके देंगे। थोड़ा क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना तो कल की क्लास भी और आज की क्लास में जो अभी हमने पार्ट डिस्पोजल पढ़ा ये दोनों सम अप हो जाएंगे। ये जरा फटाफट करके दीजिए। छोटी सी बात बताना, अगर वो लेवलिंग कॉस्ट पूरी प्रॉपर्टी की होती तो उस पर भी फार्मूला अप्लाई करते हैं ना? जी सर। तो यहाँ पे अगर कोई परचेज के वक्त कोई आपने इंसिडेंटल कॉस्ट दी हो और वो पूरी प्रॉपर्टी की दी हो, तो क्या वो पूरी की पूरी पार्ट से माइनस कर देंगे कि उस पर भी फार्मूला A/A+ भी अप्लाई करना चाहिए?
फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। करना है, बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन कीजिए, इसका आंसर क्या आता है बताइए। Yes, sir. सर 29875 आंसर है। तो बात आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। क्या आंसर है? लाइबिलिटी का पूरा सीडीडी एंड में आ रहा है। क्या कह रहे हैं? पूरा जो टैक्स आ रहा है सीडीडी लायबिलिटी है। लेकिन इतना तेज कैसे करता है अजीब, मैं अभी कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं सारी। अबे सीधा सीधा है, देख सेल्स प्रोसीड ले, एक कॉस्ट माइनस कर, एक लीगल फी माइनस कर और अलाउंस माइनस कर और तेरे पास आंसर आ जाएगा। एक चीज में तीन चीजें माइनस करनी है बस। अबे नहीं, मैं वो पूरा उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, उस वजह से शायद टाइम लग रहा है। तू फौरन ठक 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 करता है, पता नहीं क्या करता है। जादू सारे करता आधे है क्वेश्चन तो यार। कैलकुलेटर पे हो रहे हैं। आज तो वही ना, क्या अच्छा। किया यार ये। मैं वो वर्किंग वर्किंग सारी लिखता हूँ तो बाद में भूल जाता हूँ। अच्छा। यार बात सुन, इसको पहले वाली जो सेल है उसमें लीगल फीस कितनी दी है तूने? क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ लीगल फीस पहली सेल के ऊपर तूने कितनी कॉस्ट डाली है उसकी, एलोकेट की है? कॉस्ट है तुम्हारे पास 1285। हाँ ठीक है।
दानिश दानिश जी जी, क्या आंसर क्या है? मेरा आंसर है 29,875। तूने टैक्सेबल इनकम जो है उसके अंदर से तूने वो निकाला है 12,500? नहीं, क्यों निकालना है? टैक्सेबल इनकम है ना, पूरी पूरी टैक्सेबल हाँ इनकम है। हाँ, तो भी तेरी फिर टैक्स लायबिलिटी कैसे आ रही है 37,220? तूने 12, अभी मैंने 12,300 नहीं निकाला। मैंने एनुअल एग्जाम नहीं लगाई। नहीं, मैं दोबारा भूल गया। अब्बा करेगा तो ऐसे ही होगा। चल निकाल, क्या कह रहा है? कर निकाल निकाल फिर बना, देख क्या आंसर है। यार अजीब छोटी छोटी सी चीजें। तो छोड़, मैं कर रहा हूँ ना, एक किताब की क्वेश्चन सुबह हो जाती है, इतना मुश्किल है। सर जी सर, क्या आंसर आया? सर मेरा 29,875। वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 29,874 या 875। उबैद, सर यही आंसर है, बस बीच में गलती कर दी थी, वो करेक्ट की है। यानी आपको यहाँ पे इंसिडेंटल कॉस्ट जो कि 4,500 थी उसको भी अपोर्शन करना था। फाइनल आंसर जो है जी वो है, सर। आप लोगों का सही आया है तो मैं अब नहीं करूँ तो बेहतर। यस सर, आगे 29,874 बढ़े। CGT पेएबल आ रहा है। इसके साथ आपका ये टॉपिक जिसको हम कहते हैं पार्ट डिस्पोजल, ये खत्म हो जाता है। ठीक है, इसी चैप्टर का। सर ओके एक सर। मिनट रुकिएगा। हाँ हाँ, एक मिनट सर। 162 सर ये जो हमारे पास 12,300 का अमाउंट होता है अलाउबल, क्या? हमारे पास सर 12,300 का अलाउंस होता है एनुअल एग्जाम्पशन होती है। जी। सर ये हम लोग टैक्स के लायबिलिटी के अमाउंट में से निकालते हैं? जी हमेशा नहीं, ये जो चार्जेबल गेन आता है ना उसमें से माइनस जी करते हैं तो टैक्सेबल गेन आता है। ठीक है। तो सर मेरे पास जो है वो चार्जेबल गेन आया था 186,100 ना। क्यों? 161 आना चाहिए था। तो 161 तो टोटल आ रहा है ना उसका, सॉरी सेकंड प्रोसीड का आ रहा है। देखो, आपका सेल प्रोसीड कितना था? सेल प्रोसीड टोटल या फिर पहला दूसरे का किसका? अब देखो, इसमें पूछा गया था आपसे। वैसे क्वेश्चन तो पढ़ना, सिर्फ 20-21 का मांगा है। सिर्फ 20-21 का पूछा है ना, तो पुराने वाला आपने सॉल्व क्यों किया भाई? ठीक है, देखो अरे सबसे पहले अब ये भी तो देखो, इसने सिर्फ 20-21 का यानी जो रिमेनिंग पार्ट बेचा है ना उसका पूछा है। अब रिमेनिंग पार्ट बेचा है उसके लिए जी पहले सर। पार्ट की, जो पहले पार्ट की आपने वर्किंग की ना, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, इट्स अ पार्ट ऑफ वर्किंग नाउ। जो पहला पार्ट था उसकी ओरिजिनल कॉस्ट ये वर्किंग का पार्ट है, ये फॉर्मेट का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पहला पार्ट हमारे टैक्स से 20-21 में बेचा ही नहीं है। हम जो ये फॉर्मेट बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20-21 के डिस्पोजल्स उसमें लेते हैं। जो इसने फर्स्ट पार्ट बेचा था ना, वो तो कोई पुराने 13-14 के टैक्स में बेचा जी था, वो तो इसमें नहीं आएगा। अब समझ आ गया? जी ठीक है, आगे जी बढ़े। सर। तो इसका वो टैक्सेबल उसका अमाउंट आ रहा था 161672। 161,672। अब वन इसमें, सिक्स अब इसमें एनुअल एग्जाम्पशन माइनस 500 करोगे लेस। तो टैक्सेबल गेन आ जाएगा, जी उस पर परसेंटेज लग जाएगी, जी वही सर, अब 90 के ठीक है। साथ। ठीक है, जी सर ठीक हो गया, ठीक हो गया। एसेट लॉस और डिस्ट्रॉय। एसेट लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, ये हमारा थर्ड थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का। सही है। सबसे पहले हम इसमें
चीजें डिफाइन करते हैं। पहली बात याद रखना, आपका कोई एसेट डिस्ट्रॉय होगा और आपको इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा, या एसेट डिस्ट्रॉय होगा और वो इंश्योर्ड नहीं होगा तो आपको इंश्योरेंस से पैसा नहीं मिलेगा। पॉइंट क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, क्लियर है। सर हम एसेट, हमारा कोई एसेट है वो डिस्ट्रॉय हो गया या लॉस हो गया, डिस्ट्रॉय या लॉस हो गया तो या तो मेरे पास इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा या इंश्योरेंस से पैसा नहीं मिलेगा। सिनेरियो 1 जो है वो है कि मेरा एसेट लॉस होता है लेकिन वो इंश्योर्ड नहीं था, वो इंश्योर्ड नहीं था, तो हम कैसे करें, हम कैसे सॉल्व करें? तो इसका आसान सा तरीका है कि जब आपका एसेट इंश्योर्ड नहीं था तो क्या आपको इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम मिलेगा? भाई जब इंश्योर्ड ही नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी से क्या क्लेम मिलेगा? कोई क्लेम नहीं मिलेगा। यानी जो मेरी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट थी वो क्या हो जाएगी, मेरी लॉस ऑफ एसेट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जितने का था उतना ही जी मेरा सर। लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी डिस्पोजल प्रोसीड जीरो है और जो मेरे अलाउेबल एक्सपेंसेस हैं, याद रखिएगा अलाउेबल एक्सपेंसेस में सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट नहीं आती, इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज भी आती है, कॉस्ट भी आती है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इन्हांसमेंट वगैरह भी आते हैं। तो मेरी परचेज प्राइस यानी कॉस्ट, इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज और कोई इन्हांसमेंट खर्चा है, ये तीनों का टोटल विल बी माय कैपिटल लॉस। और लॉस जिस तरह से हमने किया है उस तरह से आगे सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस प्रोसीड मिला नहीं, इंश्योरेंस से कुछ मिला नहीं, तो डिस्पोजल प्रोसीड इज जीरो। ये है सिनेरियो 1। एनी प्रॉब्लम सर जी? नहीं सर। नहीं सर, नहीं है प्रॉब्लम। अब अगला आता है सिनेरियो 2, जिसको हम कहते हैं कि आपका एसेट इंश्योर्ड था। आपका एसेट क्या था? इंश्योर्ड था, आपका एसेट इंश्योर्ड था। तो अब मुझे बताओ, आपको इंश्योरेंस से पैसे मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? जी, तो हम करेंगे क्या? सेल प्रोसीड जो हमारा होता है ना, उसकी जगह हम लिख देंगे इंश्योरेंस प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, लेकिन अगर हमें इंश्योरेंस से पैसा मिला तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सेल प्रोसीड तो है नहीं ना, एसेट डैमेज, एसेट डिस्ट्रॉय हुआ है या लॉस्ट हो गया है तो सेल प्रोसीड नहीं आएगा। क्वेश्चन स्टार्ट होगा इंश्योरेंस प्रोसीड से, और इंश्योरेंस प्रोसीड में वही तीन चीजें, कॉस्ट, इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इन्हांसमेंट माइनस होगी, चार्जेबल गेन आ जाएगा। यानी पूरा फॉर्मेट वैसे ही चलेगा, गेन आएगा या लॉस आएगा, लेकिन किस सिनेरियो में? अगर इंश्योरेंस से पैसा मिला है तो हम स्टार्ट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो सेल प्रोसीड से नहीं, इंश्योरेंस प्रोसीड से करेंगे। ये कब करेंगे? जब इंश्योरेंस से पैसा मिला हो और मैं उस पैसे को बस अपने पास दबा के बैठ गया, मैंने उसके बदले में उस एसेट की रिप्लेसमेंट नहीं खरीदी, तो मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा कहाँ से? इंश्योरेंस प्रोसीड से, और आगे की वर्किंग उसी तरह होगी जिस तरह से आपने अभी सीखी है लास्ट 2 क्लासों के अंदर। कोई मसला? नो सर। नहीं सर। इसका होता है केस 3। केस 3 बड़ा आसान है। आपका एसेट डिस्ट्रॉय हुआ या लॉस्ट हो गया, आपने क्या किया? आपने उसके बदले में आपने उसके बदले में
दूसरा एसेट जो है वो लिया, क्योंकि देखिए बिजनेस है या इंडिविजुअल है, कभी कभी कोई एसेट डिस्ट्रॉय होता है तो उसको रिप्लेस नहीं किया जाता, तो वो सिनेरियो 2 था, ये सिनेरियो 2 था, केस 2। लेकिन आमतौर पे अगर कोई एसेट डैमेज या डिस्ट्रॉय होता है तो कंपनीज उसको क्या करती हैं, फॉरेन इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, उसको क्या करती है, रिप्लेस कर लेती है। यहाँ पे रिप्लेसमेंट के साथ एक कंडीशन लिखी हुई है कि रिप्लेस भी किया और विदिन विदिन क्या लिखा हुआ है, विदिन 12 months। यानी डिस्ट्रक्शन के 12 महीने के अंदर ही अंदर आपने रिप्लेस कर लिया तो क्या होगा, आपका जो डिस्ट्रक्शन है उस पे कोई गेन या लॉस कैलकुलेट नहीं होगा, यानी देयर विल बी नो गेन नो लॉस सिचुएशन, सेम लाइक इंटर स्पाउस का रूल, जैसे हस्बैंड वाइफ या वाइफ हस्बैंड को जब ट्रांसफर करते हैं या चीज देते हैं या बेचते हैं उस पे गेन या लॉस नहीं होता, इसी तरह एसेट डिस्ट्रॉय हुआ, इंश्योरेंस से पैसा मिला, वो रिप्लेस हुआ विद इन 12 मंथ्स, तो इस केस में भी कोई गेन या कोई लॉस अराइज नहीं होगा। कोई मसला है? नहीं सर। हमारे कोर्स के लिए लास्ट केस, एक केस और भी होता है लेकिन वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, इसलिए हमारे कोर्स के लिए लास्ट केस है। क्या लिखा है मैंने, एसेट डिस्ट्रॉय हुआ, इंश्योरेंस से पैसा मिला, आपने उसको रिप्लेस किया 12 महीने के अंदर, लेकिन जो इंश्योरेंस का पैसा मिला था ना वो पूरे का पूरा आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपने पार्शियल पैसा में एसेट रिप्लेस किया और बाकी जो पैसे थे वो आप दबा के बैठ गए। क्या सिनेरियो है, एसेट डिस्ट्रॉय हुआ तो इंश्योरेंस से पैसे मिले और पूरे के पूरे पैसे आपने री इन्वेस्ट नहीं किए, थोड़े पैसे आप दबा के बैठ गए, तो फिर जितने पैसे आपने इन्वेस्ट नहीं किए हैं ना वो ना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा चार्जेबल गेन की अमाउंट बन जाएगा। क्या कहा मैंने, इंश्योरेंस से पैसा मिला, रिप्लेसमेंट भी हुई, लेकिन पूरा इंश्योरेंस का पैसा आपने रिप्लेसमेंट में खर्च नहीं किया, तो क्या होगा, जितना पैसा आपने खर्च नहीं किया है ना वो पैसे की अमाउंट आपकी चार्जेबल गेन बन जाएगी, यानी वर्किंग नॉर्मल फॉर्मेट के हिसाब से नहीं होगी। यहाँ तक कोई मसला है? नो सर। अब ये अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के जरिए, सर तो एक आपको मिनट, ये मैं लिखता हूँ आसान, और ये वाला मैं आप भेज पे। दूंगा आपको। ठीक है सर। अब ये क्वेश्चंस यहीं पे आते जाएंगे नीचे, ठीक है, ताकि हमारे पास केस भी रहे और हमारे पास आंसर भी इधर है, ये मैं मिटाऊंगा नहीं, हटाऊंगा नहीं, क्वेश्चंस को मैं यहाँ लूंगा साइड में। नादिर नाम का एक क्वेश्चन है, P4 पकाओ वाला नादिर, क्या कहता है नादिर, क्वेश्चन कह रहा है कि नादिर साहब है, उन्होंने एक एसेट परचेज किया, कब परचेज किया, 97 में, वो एसेट आग से डिस्ट्रॉय हुआ कब, हमारे टैक्स ईयर में। कब आग से डिस्ट्रॉय हो गया भाई, हमारे टैक्स ईयर में। तो अब हमें वर्किंग करनी होगी क्योंकि हम सिर्फ हमारे टैक्स ईयर की एसेट्स की वर्किंग करते हैं,
इसमें हट के चीजों की वर्किंग हम नहीं करते, सीजीटी की बात हो रही है। अब ये बात बताओ, नादिर का जो एसेट डिस्ट्रॉय हुआ वो था कितने का? 15,000 का। क्या ये इंश्योर्ड था? जी सर, क्या ये इंश्योर्ड था? नहीं सर, नहीं छोड़ता। नहीं था। नहीं छोड़ता। तो केस 1, 2, 3 के 4 चारों केस आपके सामने हैं। वन सर, पहला वाला, हाँ, वन पहला केस वाला वन केस है। कौन सा केस? सॉरी, केस वन। केस 1 के एसेट डिस्ट्रॉय हुआ और इंश्योरेंस से कुछ भी नहीं मिला, तो प्रोसीड्स हैं 0 और इसकी कॉस्ट थी कितनी? 15,000। तो मेरे पास आ गया अलाउएबल लॉस लॉस। विच इज 15,000। ये हो गया सॉल्यूशन खत्म। क्वेश्चन एंड। केस 1 का क्वेश्चन हो तो इसी तरह से सॉल्व होगा कि प्रोसीड, इंश्योरेंस है नहीं, जब डिस्ट्रक्शन होती है तो हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कहाँ से? आपके इंश्योरेंस प्रोसीड से, और जब इंश्योरेंस ही नहीं है तो 0, और जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट, इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज और एनहांसमेंट है, वो तीनों का सम विल बी योर अलाउएबल लॉस। ये केस 1 हमने जो डिस्कस किया उसका क्वेश्चन आपको करवा दिया। एनी प्रॉब्लम इन केस 1 नाउ? क्योंकि जब हम थ्योरिटिकली इसको पढ़ते हैं तो कुछ रह जाती है तिश्नगी, कुछ कंफ्यूजन होती है कुछ स्टूडेंट्स को, तो वो क्वेश्चन से हम कवर कर रहे होते हैं। तो केस 1 में आप कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, क्लियर। नहीं सर। अगला क्वेश्चन है पैडमा या पद्मा, जो भी है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे, केस मैच करेंगे, कौन सा केस है। पैडमा परचेज एन एंटीक टेबल, वेरी गुड, 35,000 की। 99 में आग लगी टैक्स से, ये जरूरी है कि आग लगेगी हमारे टैक्स से, वरना हम वर्किंग ही नहीं करेंगे। और इंश्योरेंस से पैसा मिल गया 50,000। क्या उसने रिप्लेसमेंट की? नहीं सर, रिप्लेसमेंट नहीं। रिप्लेसमेंट नहीं की। केस वाहिद इत्नेन तलाता अरबा, केस यवा दवा दिरे सलोर, कौन सा केस है? 1 2 3 4? दूसरा वाला सर। हाँ, सर केस नंबर 2 है। केस 2 है कि इंश्योरेंस से पैसा आया है लेकिन वो पैसा दबा के बैठ गई, उससे कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। तो हमारा रूल क्या है? इसको नॉर्मली सॉल्व करो, लेकिन स्टार्ट करो कहाँ से? इंश्योरेंस प्रोसीड से। कितना है इंश्योरेंस प्रोसीड? 50,000। कॉस्ट, इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज और कैपिटल एक्सपेंस तीनों यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे एक ही है। और हमारे पास चार्जेबल गेन आएगा 15,000 का। आगे फिर एनुअल एग्जेम्पशन है, फिर उसके बाद टैक्सेबल गेन, और फिर परसेंटेज लग के ये आगे सीजीटी लायबिलिटी या पेएबल तक हम पहुंच सकते हैं। रिक्वायरमेंट सिर्फ चार्जेबल गेन थी। इस केस में केस 2 भी हो गया, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, क्लियर। जी, क्वेश्चन 3 है, केस देखना है। जब भी डिस्ट्रॉय है, चारों केस आपके जहन में आ जाने चाहिए कि कहाँ बिठाना है इसको। सिल्वियो परचेज करता है पेंटिंग 57 की कुछ सालों पहले। टैक्स ईयर हमारा 2021 में डिस्ट्रॉय हुआ, जो हमारे टैक्स में आएगा उसी की वर्किंग करेंगे। इंश्योरेंस से पैसा मिला 50,000। क्या इसने रिप्लेसमेंट की है? इंश्योरेंस का केस नहीं हो सर, रिप्लेसमेंट नहीं तो की। रिप्लेसमेंट है कि नहीं है ये देखना होता है। क्या इस बंदी ने कोई रिप्लेसमेंट की है? नो सर। कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। केस कौन सा बैठ रहा है? दूसरे वाला। दूसरे वाला।
ओरिजिनल कॉस्ट इसकी कितनी थी? 57,000। अब जरा यहाँ पे एक चीज समझेंगे, 57,000। तो आंसर जो समझना है वो ये है कि आंसर माइनस में आया। जब माइनस में आंसर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अलाउेबल लॉस। अलाउेबल लॉस। कहानी खत्म। 3 क्वेश्चन हमने किए हैं, आई थिंक 10 मिनट भी नहीं लगी हैं। वो पहले थ्योरी में डिस्कस किया, अब उस थ्योरी को हम प्रैक्टिकल कर करके देख रहे हैं। तीनों क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। क्लियर है सर, ठीक है। अब हम आते हैं अगले सिनेरियो पे।